आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाली धाराओं का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसमें कुल अध्याय 20 हैं और इसके अंतर्गत कुल धाराएं 358 हैं। राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृत तथा 25 दिसंबर 2023 को भारत का राजपत्र भाग 2 खंड 1 में यह प्रकाशित हुआ। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 की उपधारा 1 में कार्य की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 2 में जीव जंतु के बारे में बताया गया। धारा 2 की उपधारा 3 में बालक के बारे में बताया गया है। धारा 2 की उपधारा 4 में कूटकर्ण के बारे में बताया गया है। धारा 2 की उपधारा 5 में न्यायालय दिया हुआ है। धारा 2 की उपधारा 6 में मृत्यु दी गई है। धारा 2 की उपधारा 7 में बेईमानी की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 8 में दस्तावेज की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 9 में कपटपूर्वक की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 10 में लिंग की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 11 में सद्भावना पूर्वक की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 12 में सरकार की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 13 में संश्रय की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 14 में क्षति की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 15 में अवैध की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 16 में न्यायाधीश की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 17 में जीवन की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 18 में स्थानीय विधि की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 19 में पुरुष शब्द की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 20 में मास और वर्ष की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 21 में जंगम संपत्ति शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 22 में वचन शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 23 में शपथ शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 24 में अपराध शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 25 में लोभ शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 27 में लोक शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 28 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 29 में विश्वास करने का कारण नामक शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 30 में विशेष विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 31 में मूल्यवान प्रतिभूति शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 32 में जलयान शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 33 में स्वेच्छा शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 34 में विल शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 35 में महिला शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 36 में सदोष अभिलाभ शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 37 में सदोष हानि शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 38 में सदोष अभिलाभ प्राप्त करना शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 39 में उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और इस संहिता में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया है। अब आता है अध्याय 2। अध्याय 2 दे रखा है दंडों के विषय में। धारा 4 में दंड के बारे में बताया गया है। धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण के बारे में बताया गया है। धारा 6 में
दंडावधियों की भिन्न के बारे में बताया गया है। धारा 7 में दंडादिष्ट अर्थात कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 8 में बताया गया है जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। धारा 9 में बताया गया है कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। धारा 10 में बताया गया है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 11 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है। धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है। धारा 13 में पूर्ण दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में बताया गया है। अब अगला आता है अध्याय 3। इसमें साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है। यह धारा 14 से शुरू होता है। धारा 14 में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 15 में न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 17 में विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। धारा 18 में विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 19 में कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य है। धारा 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य है। धारा 22 विकृत व्यक्ति का कार्य है। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 30 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 33 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। अगला आता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। इसमें धारा 34 से दिया गया है। धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हों। धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक
का कब होता है? धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। अगला आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में बताया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं दुष्प्रेरण के विषय में, जो धारा 45 में बताया गया है। धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 46 दुष्प्रेरक। धारा 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। धारा 49 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त बंध नहीं है। धारा 50 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 57 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 58 मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छुपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। अब आता है आपराधिक षड्यंत्र के विषय में, जो धारा 61 में बताया गया है। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। अब अगला आता है प्रयत्न के विषय में, जिसे धारा 62 में बताया गया है। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। अगला आता है अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। इसके अंतर्गत लैंगिक अपराधों के विषय में शुरू होता है ये धारा 63 से। धारा 63 में बताया गया है बलात्संगत। धारा 64 में बताया गया है बलात्संगत के लिए दंड। धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। धारा 66 पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 67 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। धारा 69 प्रवंचनापूर्व साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। धारा 70 सामूहिक बलात्संग। धारा 71 पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। धारा 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 73 अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। अब इसके अंतर्गत अगला आता है महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। इसे धारा 74 में बताया गया है। धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न। धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 77 दृश्य रतिकता। धारा 78 पीछा करना। धारा 79 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। अगला आता है विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 80 से शुरू होता है। धारा 80 दहेज मृत्यु। धारा 81 विधि पूर्व विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास।
धारा 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। धारा 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 86 क्रूरता की परिभाषा। धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यापहत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। अगला आता है इसमें गर्भपात आदि कारित करने के विषय में। यह धारा 88 से शुरू होता है। धारा 88 गर्भपात कारित करना। धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। धारा 91 बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना। अगला आता है इसमें बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो धारा 93 शुरू होता है। धारा 93 बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। धारा 94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छुपाना। धारा 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। धारा 96 बालक का उपापन। धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी के आशय से उसका व्यापारण या अपहरण। धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में भाग 2 में आगे की धाराओं का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।